नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करते हुए अपन स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें आज स्टार्ट करेंगे टेंशन मेंबर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं टेंशन मेंबर का। अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू फोर्सेस टू पुलिंग टेंसाइल फोर्सेस अप्लाइड एट इट्स एंड इज कॉल्ड टेंशन मेंबर। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिसमें दो पुलिंग फोर्स लग रहे हैं, जिसको टेंसाइल फोर्स बोलेंगे, उसके एंड्स पे उसको बोलेंगे टेंशन मेंबर। ठीक है, द बेस्ट टेंशन मेंबर सेक्शन विल बी एज डबल एंगल सेक्शन ऑन बैक टू बैक गजट प्लेट। ठीक है, बेस्ट टेंशन मेंबर सेक्शन कौन सा होगा? डबल एंगल सेक्शन ऑन बैक टू बैक गजट प्लेट। ठीक है, अब वेरियस फॉर्म ऑफ टेंशन मेंबर और उनके यूजेस देखते हैं। जैसे बायर्स हो गया, वायर का यूज़ क्या है? इट इज़ यूज फॉर होइस्टिंग पर्पस एंड एज वायर इन स्टील स्टैक एंड टावर्स। ठीक है, टावर्स में स्टील स्टैक और टावर्स में एज अ वायर यूज़ करेंगे, होइस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, केबल्स का यूज़ किस लिए करेंगे? केबल्स आर यूज्ड इन सस्पेंशन ब्रिजेस। केबल्स का यूज़ सस्पेंशन ब्रिजेस में करेंगे। बार्स का यूज़ क्यों करेंगे? इट इज़ यूज्ड इन ब्रेसिंग सिस्टम एज सैग रॉड टू सपोर्ट पर्लिन्स बिटवीन ट्रस एंड टू सपोर्ट गर्ड्स इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। ठीक है, इसको ब्रेसिंग सिस्टम में यूज़ करेंगे बार्स को एज सैग रॉड, पर्लिन्स को सपोर्ट करने के लिए बिटवीन ट्रसेस एंड टू सपोर्ट गर्ड्स इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। रॉड्स को कहाँ यूज़ करेंगे? रॉड्स आर यूज्ड इन बिंड ब्रेसिंग सिस्टम में रॉड्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लेट्स एंड फ्लैट कंपोनेंट्स कहाँ यूज़ करेंगे? प्लेट्स एंड फ्लैट बार्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन टावर्स में प्लेट्स एंड फ्लैट बार्स का यूज़ करेंगे। फुट ब्रिजेस में एंड कॉलम्स में टू कीप इट्स इन करेक्ट पोजीशन। ठीक है, आई बार का यूज़ कहाँ करेंगे? इट इज़ यूज वेयर फ्लेक्सिबल एंड कनेक्शन आर डिजायर्ड। जहाँ फ्लेक्सिबल एंड कनेक्शन डिजायर्ड होगा वहाँ आई बार्स का यूज़ करेंगे। अब परमिसिबल स्ट्रेस की बात करते हैं, कंबाइंड एक्सियल एंड बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, ये है कैलकुलेटेड एवरेज एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन 0.6 F बाई calculated bending tensile stress in extreme fiber when bending is about x-axis and y-axis respectively. Sigma btx calculated upon 0.66 F by plus sigma bt by into sigma bt by calculated upon 0.66 by should be less or equal to 1। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं। तो स्लेंडरनेस रेशियो जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है? अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो एल इफेक्टिव अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन आर मिनिमम। अब मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं। अगर अटेंशन मेंबर इन विच आर रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्सेस, उसमें मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा? 180। एक टेंशन मेंबर है जिसमें रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस लग रहा है लोड्स की वजह से, जिसमें विंड और अर्थक्वेक मतलब सिस्मिक लोड्स के अलावा डायरेक्ट लोड्स की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, सिर्फ लोड्स की वजह से, जिसमें विंड और अर्थक्वेक लोड्स इंक्लूडेड नहीं है। तो उस टेंशन मेंबर में जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होगा वो 180 होगा। ठीक है, a member normally acting as tie in a roof truss or bracing system but subject to possible reversal of stresses resulting from the action of विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस। विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस की वजह से लोड अगर लग रहा है तो स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा? 350। ठीक है, एक मेंबर जो नॉर्मली एक्टिंग एज इन टाई की तरह एक्ट कर रहा है, टेंशन मेंबर की तरह एक्ट कर रहा है रूफ ट्रस में, या कि एक ब्रेसिंग सिस्टम की तरह, और जिसमें पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस लग रहा है ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक लोड, तो उसमें जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होगा वो 350 होगा। ठीक है, मेंबर ऐसा मेंबर जो हमेशा टेंशन में रहे, मेंबर ऑलवेज इन अंडर टेंशन, प्री टेंशन मेंबर के अलावा, उसमें जो स्लेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम होगा वो 400 होगा। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो लिमिट्स स्पेसिफाइड अबव आर नॉट एप्लीकेबल टू केबल्स। ठीक है, ये स्लेंडरनेस रेशियो जो अब ऊपर बॉक्स में अपन ने अभी देखा वो केबल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अलाउबल स्ट्रेसेस की। अलाउबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन फॉर स्टील कन्फर्मिंग IS 226 1975। प्लेट्स के लिए, एंगल्स के लिए, टी बीम्स और आई बीम्स, चैनल्स के लिए, फ्लैट्स के लिए, अगर थिकनेस या कि डाया लेस इक्वल टू 20 mm है तो जो सिग्मा मतलब अलाउबल स्ट्रेस होगा 150 होगा। 20 से 40 mm है तो 144, एंड ग्रेटर दैन 40 mm तो 138। बार्स के लिए राउंड एंड स्क्वायर एंड हेक्सागोनल बार्स अगर 20 mm है तो 150, एंड ग्रेटर दैन 20 mm 144। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेट सेक्शनल एरिया की। नेट सेक्शनल क्या एरिया कैसे निकालेंगे? नेट सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू ग्रॉस एरिया माइनस नंबर ऑफ रिवेट बोल इंटू सेक्शन एरिया ऑफ होल। ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट होल इंटू सेक्शनल एरिया ऑफ होल। जो नेट प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए नेट रिक्वायर्ड से। एरिया ऑफ नेट प्रोवाइडेड शुड बी ग्रेटर देन area net required. For rivet connected members such as section should be selected whose total area is about 40 to 50% more than required net effective area। ठीक है,
रिवेट कनेक्टेड मेंबर्स के लिए ऐसा सेक्शन सेलेक्ट करना चाहिए जिसका टोटल एरिया 40 से 50% ज़्यादा हो रिक्वायर्ड नेट इफेक्टिव एरिया के लिए, ठीक है। द टोटल एरिया ऑफ द सेक्शन सेलेक्टेड फॉर द बेल्ट कनेक्टेड मेंबर्स वुड बी अबाउट 20 to 30% मोर देन रिक्वायर्ड नेट इफेक्टिव एरिया। और जो टोटल एरिया सेक्शन का सेलेक्ट करें इन केस ऑफ बेल्ट कनेक्टेड मेंबर्स में, वो 20 से 30% ज़्यादा होना चाहिए रिक्वायर्ड नेट इफेक्टिव एरिया के, ठीक है। तो रिबट के केस में 40 से 50% ज़्यादा होना चाहिए और वेल्ड के केस में 20 से 30% ज़्यादा होना चाहिए। अब बात करते हैं नेट एरिया ऑफ प्लेट की। सबसे पहले चेन रिबटिंग में नेट एरिया ऑफ प्लेट की बात करें तो कैसे निकालेंगे, ए नेट इज इक्वल टू बी माइनस एन डी इंटू टी, ठीक है। बी क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट, डी है डाया ऑफ रिवेट होल, टी है थिकनेस ऑफ प्लेट। फिर दूसरा क्या है, जिग जैक और स्टैगर्ड रिबटिंग। जिग जैक और स्टैगर्ड रिबटिंग इन केस ऑफ दिस रिबटिंग सिस्टम मिनिमम इफेक्टिव विड्थ ऑफ प्लेट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग नंबर ऑफ रिबट्स ऑफ एवरी सेक्शन, ठीक है। रिवेटिंग सिस्टम में जो मिनिमम इफेक्टिव विड्थ ऑफ प्लेट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ रिवेट हर सेक्शन का डिडक्ट करके, ठीक है। यह है जिग जैक रिवेटिंग। इसमें ये नेट कैसे निकालेंगे, बी माइनस एन डी प्लस P1²/4G1 प्लस P2²/4G2। पी है पिच, जी है गेज लेंथ, ठीक है। P1 P2 है स्टैगर्ड पिच एंड G1 G2 है गेज डिस्टेंस, एन है नंबर ऑफ होल्स इन जिग जैक लाइन्स इंटू टी है थिकनेस, ठीक है। अगर सिंगल एंगल है 1 लेग कनेक्टेड टू गसेट प्लेट, फॉर सिंगल एंगल 1 लेग कनेक्टेड टू गसेट प्लेट, ठीक है। सिंगल एंगल है, एक लेग कनेक्टेड है गसेट प्लेट से, ठीक है। ये गसेट प्लेट है, ये एक लेग कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें ये नेट कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2, ठीक है। K1 क्या हो जाएगा, 3A1/3A1 प्लस A2, ठीक है। जहाँ पे A1 होगा वो क्या हो जाएगा, A1 कैसे निकालेंगे, A1 होगा L1 माइनस डी माइनस टी, यह टी थिकनेस, T/2 इंटू टी, ऐसे A1 निकलेगा। A2 क्या होगा, L2 माइनस T/2 इंटू टी, ठीक है। तो A1 A2 ध्यान रखना है। और K1 निकालेंगे 3A1/3A1 प्लस A2 और A नेट निकालेंगे A1 प्लस A2 इंटू K1, ठीक है। A1 है नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, A2 है ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अनकनेक्टेड लेग। अगर बैक टू बैक एंगल कनेक्टेड है और दोनों लेग कनेक्टेड है तब कैसे निकालेंगे, तब निकालेंगे A नेट इज इक्वल टू A1 प्लस K2A2, ठीक है। और K2 कैसे निकालेंगे, इस बार 5 टाइम्स ऑफ A1/5 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2, ठीक है। A1 इस बार कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स ऑफ L1 माइनस डी माइनस T/2 इंटू टी, ठीक है। टी सेक्शन अगर है तो A कैसे निकालेंगे, A1 B माइनस 2D इंटू TF, मतलब कि थिकनेस ऑफ फ्लैंज सेक्शन। A2 कैसे निकालेंगे, D माइनस थिकनेस ऑफ फ्लैंज सेक्शन इंटू थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है। B है फ्लैंज विड्थ, D है डाया ऑफ रिवेट, T है फ्लैंज थिकनेस एंड TW है वेब थिकनेस, ठीक है। कुछ नोट है वो देख लेते हैं। द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ द पेयर ऑफ एंगल्स शुड बी टैग्ड बाय रिवेट्स एट पिच नॉट एक्सीडिंग 1 मीटर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लेग पेयर्स की उसको रिवेट से टैग करेंगे किस पिच पे, अगर पिच 1 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही है। अब बात करते हैं इफेक्टिव नेट एरिया की। द मॉडिफाइड नेट एरिया इज कॉल्ड इफेक्टिव नेट एरिया विच इज़ डिफाइंड बाई ए इफेक्टिव नेट एरिया। कैसे निकालेंगे, K1 K2 K3 K4 इंटू ए नेट एरिया। K1 क्या है, डक्टिलिटी फैक्टर है, K2 है होल फॉर्मिंग फैक्टर, K3 है जियोमेट्रिक फैक्टर, K4 है शियर लैग फैक्टर, ठीक है। K1 K2 K3 K4 की वैल्यू देख लेते हैं। अगर कॉमन स्ट्रक्चरल स्टील है तो K1 की वैल्यू 1 होगी। पंच्ड होल्स हैं तो K2 की वैल्यू 0.85 है। अगर ड्रिल्ड होल्स हैं तो K2 की वैल्यू अपन 1 लेंगे, ठीक है। K3 की वैल्यू 0.9 से 1.14 लेंगे एज पर IS 800-27। K3 की वैल्यू 2007 के हिसाब से K3 की वैल्यू 1 लेंगे। K1 की वैल्यू 1 लेंगे कॉमन स्ट्रक्चर स्टील के लिए। K4 की वैल्यू भी 1 लेंगे अगर फ्लैट है और प्लेट्स हैं, ठीक है। तो बस K2 की वैल्यू चेंज होगी। पंच्ड होल्स के लिए 0.85, अगर ड्रिल्ड होल्स है तो वो भी 1 हो जाएगा। अब कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। फॉर टॉप फ्लैंज नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन लेटरल डिफ्लेक्शन द इफेक्टिव डेप्थ इज 2D वेट D इज डेप्थ ऑफ वेब, ठीक है। तो ये अपन अभी आगे देखेंगे कि अगर मतलब कि जो एंड सेक्शंस है उनमें रिस्ट्रेंड है, रोटेशन है, तो क्या क्या इफेक्टिव लेंथ आएगी, ठीक है। द इफेक्टिव लेंथ फैक्टर फॉर डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट विथ एंगल प्लेस्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द गसेट प्लेट इज between 0.7 से 0.85। फॉर सिंगल अनइक्वल एंगल टाई मेंबर द लेग प्रिफर्ड फॉर मेकिंग कनेक्शन इज द लॉन्गर वन, ठीक है।
द सिंगल अनइक्वल एंगल टाई मेंबर के लिए जो लेग प्रीफर करेंगे कनेक्शन बनाने के लिए लॉन्गर लेग प्रीफर करेंगे, ठीक है। और टेंशन मेंबर स्प्लाइस इज डिजाइन फॉर 0.3 टाइम्स द मेंबर डिज़ाइन कैपेसिटी। टेंशन मेंबर स्प्लाइस को डिज़ाइन करते हैं 0.3 टाइम्स डिज़ाइन 0.3 टाइम्स जो मेंबर डिज़ाइन कैपेसिटी होती है उसके लिए डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लग एंगल की। शॉर्ट लेंथ ऑफ एंगल, एक सेकंड थोड़ा सा रफ कर लें, ठीक है। लग एंगल क्या है? अ शॉर्ट लेंथ ऑफ एंगल यूज टू कनेक्ट द गजेट एंड द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ मेन मेंबर इज नोन एज लग एंगल। लग एंगल एक शॉर्ट लेंथ का एंगल होता है जिसको यूज़ किया जाता है गसेट और आउटस्टैंडिंग लेग, मेन मेंबर के आउटस्टैंडिंग लेग को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इधर लोड इज हैवी एंड नंबर ऑफ बेल्ट ऑब्लिक बोल्ट्स लेंथ रिक्वायर्ड, number of bolts length required for the joint connection size of gusset plate required is unequal, then it is used। अगर लोड हैवी है and the number of belts bolts required है for the joints of connection, तो size of gusset plate required है, number of belts oblique bolts length required for the joint of the connection of size of the gusset plate required is uneconomical, ठीक है। अगर लोड हैवी है और कई सारे नंबर ऑफ बेल्ट बोल्ट्स रिक्वायर्ड है तो जो लेंथ ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड होगी फॉर द लेंथ रिक्वायर्ड होगा फॉर द जॉइंट ऑफ कनेक्शन ऑफ साइज गसेट प्लेट को ज्वाइन करने के लिए वो अनइकोनॉमिकल होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से अपन शॉर्ट लेंथ और लग एंगल का यूज़ करते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। द पर्पस ऑफ लग एंगल इज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन टू द गसेट प्लेट, कनेक्ट वही लेंथ बढ़ने से यहाँ पे जैसे लिखा है लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द जॉइंट ऑफ कनेक्शन ऑफ द साइज प्लेट रिक्वायर्ड, मतलब एक लंबी लेंथ का रिक्वायरमेंट हो जाएगा जिसकी वजह से अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। उसी उसी को कम करने के लिए अपन लग एंगल को लगाते हैं। लग एंगल का पर्पस क्या होता है? टू रिड्यूस लेंथ ऑफ कनेक्शन टू द गजेट प्लेट एंड टू रिड्यूस शियर लैग इफेक्ट। शियर लैग इफेक्ट को रिड्यूस करने के जैसे ही लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी शियर लैग का इफेक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। लग एंगल आर नॉट वेरी इफेक्टिव टू ट्रांसफर द गिवन लोड ड्यू टू सेंट्रिसिटी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिवर्ट्स। लग एंगल जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, नॉट वेरी इफेक्टिव टू ट्रांसफर द गिवन लोड इसेंट्रिसिटी की वजह से, ड्यू टू eccentricity ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिवर्ट्स, ठीक है। लग एंगल्स रेड्यूस द नेट एरिया ऑफ मेन मेंबर्स ड्यू टू एडिशनल बोल्ट होल्स। जो लग एंगल्स हैं वो नेट एरिया मेन मेंबर के नेट एरिया को रिड्यूस करते हैं ड्यू टू एडिशनल बोल्ट होल्स की वजह से, ठीक है। अब कुछ नोट देख लेते हैं। इन जनरल द टोटल एरिया ऑफ द टेंसल फ्लेंज कैन बी अज्यूम टू बी 20% मोर देन द नेट एरिया ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्शन फॉर रिवेट होल्स, ठीक है। इन जनरल जो टोटल एरिया टेंशन फ्लेंज की है उसको कितना अज्यूम करेंगे? कैन बी अज्यूम टू बी अबाउट 20% मोर देन नेट एरिया ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्शन फॉर रिवेट होल्स, ठीक है। मतलब सिग्मा बी टी इक्वल टू 1.2 टाइम्स सिग्मा बी सी, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर की। पहला नेट सेक्शन रप्चर या कि फ्रैक्चर, ठीक है। तो प्लेट्स और थ्रेडेड रॉड्स के लिए जो डिज़ाइन रप्चर स्ट्रेंथ है TDN वो क्या हो जाएगी? 0.9 AN FU अपॉन गामा ML, ठीक है। अदर टेंशन मेंबर के लिए TDN इक्वल टू अल्फा AN FU अपॉन गामा ML, ठीक है। AN क्या है? नेट इफेक्टिव एरिया, FU क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, गामा L क्या है? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन रप्चर 1.25। एंगल्स के लिए TDN क्या है? 0.9 ANC FU अपॉन गामा ML प्लस बीटा A ग्रॉस, मतलब A लिख देते हैं इसको, इंटू F बाई अपॉन गामा M नॉट, ठीक है। बीटा कैसे निकालेंगे? बीटा का फॉर्मूला होता है 1.4 माइनस 0.076 इंटू W/3 इंटू BS बाई LC इंटू F बाई अपॉन FU, ठीक है। और ये कम होना चाहिए, ये इसके साथ होगा, ये कम होना चाहिए किससे? शुड बी लेस और इक्वल टू FU बाई गामा FU इंटू गामा M नॉट अपॉन F बाई इंटू गामा M एंड शुड वॉज ग्रेटर इक्वल टू 0.7, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये है बीटा, ठीक है। ANC क्या था? नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, T है थिकनेस ऑफ लेग एंगल, AG नॉट है ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, LC है लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन, W है आउटस्टैंडिंग लेग विड्थ एंड BS है शियर लेग विड्थ, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग की। TDG AG F बाई अपॉन गामा M नॉट, ठीक है। गामा M नॉट क्या है? 1.1, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लॉक शियर फेलियर की। एंगल्स के लिए अप्रोप्रिएट एरिया इन शियर एंड टेंशन शुड बी कंसीडर फॉर फेलियर, ठीक है। फॉर एंगल्स अप्रोप्रिएट एरिया शियर और टेंशन में कंसीडर करेंगे फॉर फेलियर, बट इन वेल्डेड टेंशन मेंबर्स इट इज़ द ग्रॉस एरिया ओनली दैट इज इन्वॉल्व, ठीक है। वेल्डेड टेंशन मेंबर्स में सिर्फ ग्रॉस एरिया को ही अपन लेंगे। प्लेट्स के लिए बात करें तो ब्लॉक शियर फेलियर इज कंबाइंड टेंशन शियर फेलियर,
ठीक है। ब्लॉक शियर फेलियर जो है वो कंबाइंड टेंसर शियर फेलियर है प्लेट्स के लिए। इट मीन्स फेलियर प्लेट इंक्लूड इन बोथ टेंशन नॉर्मल टू द फोर्स एंड शियर पैरेलल टू द फोर्स, ठीक है। जो जो फेलियर इंक्लूड होगा वो बोथ टेंशन और शियर दोनों इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ब्लॉक शियर फेलियर इज अ कंबाइंड टेंशन शियर फेलियर। दोनों टेंशन की वजह से और शियर की वजह से दोनों ब्लॉक शियर फेलियर जो है वो टेंशन और शियर की वजह से दोनों की वजह से होता है। इसका मतलब जो फेलियर प्लेन है उसमें दोनों टेंशन का इफेक्ट और शियर का इफेक्ट, मतलब टेंशन जो कि नॉर्मल टू द फोर्स है और शियर जो कि पैरेलल टू द फोर्स है, दोनों प्लेन्स का इफेक्ट होगा, ठीक है। फॉर शियर यील्डिंग एंड टेंशन रप्चर, अगर शियर यील्डिंग ले और टेंशन को रप्चर मिले तब कैसे क्या फॉर्मूला आएगा ब्लॉक शियर फेलियर का? ए एवरेज अपॉन एफ बाई अपॉन रूट 3 एम बाई नॉट 0.98 एफ यू अपॉन गामा एम वन, ठीक है। टेंशन यील्डिंग ले और शियर रप्चर ले तो वही ए टी जी एफ बाई अपॉन गामा एम नॉट 0.9 ए बी एन एफ यू अपॉन रूट 3 गामा एम वन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लॉक शियर फेलियर इंक्रीज विद द यूज ऑफ हाई बियरिंग स्ट्रेंथ मटेरियल। ब्लॉक शियर फेलियर की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है अगर अपन हाई बियरिंग स्ट्रेंथ मटेरियल का यूज़ करते हैं एंड हाई स्ट्रेंथ बोल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। विच रिजल्ट्स इन फ्यूअर बोल्ट्स एंड स्मॉलर कनेक्शन लेंथ, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लॉक शियर फेलियर कैसे बढ़ती है? अगर अपन हाई बियरिंग स्ट्रेंथ मटेरियल यूज़ करते हैं और हाई स्ट्रेंथ की बोल्ट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से फ्यूअर बोल्ट्स और स्मॉलर कनेक्शन लेंथ होता है, ठीक है। उसकी वजह से ब्लॉक शियर फेलियर आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं शियर लैग इफेक्ट क्या होता है। The non-uniform stress distribution that occurs in a tension member adjacent to the connection in which some elements of members are not directly connected is commonly referred as shear lag effect, ठीक है। shear lag effect एक नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि ऑकर होता है टेंशन मेंबर में, टेंशन मेंबर में कनेक्शन के एडजेसेंट में, ठीक है। जिसमें कुछ एलिमेंट्स अगर कनेक्टेड नहीं है मेंबर से, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तब शेयर लैग इफेक्ट आएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ शेयर लैग इज लेस फॉर लार्ज लेंथ ऑफ कनेक्शन, अगर कनेक्शन का लेंथ बहुत ज़्यादा लार्ज है तो शेयर लैग का इफेक्ट कम होगा। इट ऑकर व्हेन सम पार्ट ऑफ मेंबर क्रॉस सेक्शन आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। अगर शेयर लैग मतलब ये कुल मिला के ये ध्यान रखना है अपने को कि शेयर लैग जो होता है वो इस वजह से होता है कि कुछ पार्ट्स मेंबर्स के कनेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है, कनेक्टेड नहीं रहते। इट ऑकर्स व्हेन सम पार्ट ऑफ मेंबर्स क्रॉस सेक्शन आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयर लैग इफेक्ट व्हेन कनेक्टेड टू गसेट प्लेट, अगर रेक्टेंगुलर प्लेट जो है वो कोई शेयर लैग इफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं करेगा जब वो गसेट प्लेट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयर लैग इफेक्ट व्हेन कनेक्टेड टू गसेट प्लेट, ठीक है। व्हेन डबल एंगल मेंबर प्लेस्ड सिमेट्रिकली टू गसेट प्लेट दैट इज प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट नो शेयर लैग इफेक्ट इज डेवलप, ठीक है। अगर डबल एंगल मेंबर प्लेस्ड है सिमेट्रिकली, मतलब गसेट प्लेट ये है और डबल एंगल मेंबर ऐसे कैसे ऐसे बैक टू बैक लगे हुए हैं, तब कोई शेयर लैग इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। नो शेयर लैग नो शेयर लैग इफेक्ट इज डेवलप्ड एज पर IS 800 2007 शेयर लैग इफेक्ट इन फ्लैंजेस में बी डिसरिगार्डेड व्हेन ISO 800 2007 के हिसाब से शेयर लैग इफेक्ट फ्लैंजेस में डिसरिगार्ड कर देंगे जब आउटस्टैंड मेंबर सपोर्टेड अलोंग वन एज ओनली, जब आउटस्टैंड मेंबर सिर्फ एक एज से ही सपोर्टेड हो, तब शेयर लैग इफेक्ट को अपन मतलब नेगलेक्ट कर देंगे फ्लैंजेस के केस में, ठीक है। फ्लैंजेस में थोड़ा सा रफ कर लें, मतलब अगर कंडीशन है कि बी नॉट लेस और इक्वल टू एल नॉट बाई 20 है तो फ्लैंजेस के केस में अपन शेयर लैग का इफेक्ट नेगलेक्ट कर देंगे। फॉर इंटरनल मेंबर्स एलिमेंट सपोर्टेड अलॉन्ग बोथ एजेस, इंटरनल मेंबर्स अगर एलिमेंट्स जो है दोनों एजेस में सपोर्टेड है एंड बी आई लेस और इक्वल टू एल नॉट बाई 10 है, तब फ्लैंज के केस में अपन शेयर लैग इफेक्ट को नेगलेक्ट कर देंगे। एल नॉट क्या है? लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट, ठीक है। एल नॉट है जीरो मूवमेंट्स के बीच की लेंथ, बी नॉट है बिड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग फ्लैंज, बी आई है बिड्थ ऑफ इंटरनल मेंबर, ठीक है। बिड्थ ऑफ आउटस्टैंड फ्लैंज फॉर वेरियस कनेक्शन, अलग अलग कनेक्शन के लिए आउटस्टैंड फ्लैंज की बिड्थ की बात करते हैं। बोल्टन कनेक्शन के लिए तो बी नॉट कैसे निकाल लेंगे? डब्ल्यू प्लस जी माइनस टी, ठीक है। डब्ल्यू प्लस जी माइनस टी थिकनेस, ये जो थिकनेस है, ठीक है। वेल्डेड कनेक्शन के लिए जो बी नॉट होगा वो डब्ल्यू होगा, क्योंकि आ, कोई बोल्ट मतलब कि इसमें कोई बोल्ट वगैरह नहीं लगा रहता, सिर्फ वेल्डिंग होती है, तो इसलिए बी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू टोटल आ जाएगा, ठीक है। बी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अपना टेंशन मेंबर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कंप्रेशन मेंबर की। ओके, सो थैंक यू सो मच।